नमस्ते। शिक्षकों, शिक्षाविदों और केयर गिवर्स के लिए तैयार किए गए इस विशेष अध्ययन सत्र में स्वागत है। आज बात करेंगे एक बेहद अहम विषय पर, अफेजिया। संचार हमारे दैनिक जीवन का सबसे अभिन्न अंग है ना? लेकिन सोचिए, अगर मस्तिष्क की चोट या स्ट्रोक के कारण ये क्षमता छिन जाए तो क्या होगा? ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि उनके शिक्षकों और आसपास के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। आज का हमारा ये सत्र इसी चुनौती को बहुत ही सरल तरीके से डिकोड करने के लिए है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले संचार विकारों को परिभाषित करेंगे, फिर अफेजिया के प्रकार और लक्षण देखेंगे, स्पीच थेरेपी की भूमिका पर बात करेंगे और अंत में जानेंगे कि एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम कैसे बनाया जाए। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है? अक्सर लोग यही मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? आइए देखते हैं। सच्चाई ये है कि बिल्कुल नहीं। स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जोडी मॉर्गन का ये कोट इस बात को एकदम सटीक तरह से समझाता है। अफेजिया भाषा को प्रभावित करता है, बुद्धि को नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति की समझ और सोचने की ताकत पूरी तरह से बरकरार रहती है। वो सब कुछ महसूस कर रहे हैं, बस शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे। एक शिक्षक के लिए ये बात समझना वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। खंड 1, संचार विकारों को परिभाषित करना। चलिए पहले पूरे परिदृश्य को स्पष्ट रूप से समझते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 1,40,00,000। सिर्फ अमेरिका में इतने लोग किसी न किसी संचार विकार का सामना कर रहे हैं। और अगर स्ट्रोक सर्वाइवर्स की बात करें तो हर 3 में से एक व्यक्ति को संचार में दिक्कत आती है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। शिक्षण या केयर गिविंग के क्षेत्र में ऐसी स्थिति का सामना कभी न कभी जरूर होगा। अक्सर लोग 2 शब्दों में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, अफेजिया और डिस्फेजिया। नाम मिलते जुलते हैं पर दोनों बिल्कुल अलग हैं। अफेजिया सीधा भाषा से जुड़ा है, जहां बात कहने या समझने में दिक्कत होती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल विकार है। लेकिन डिस्फेजिया ये एक शारीरिक विकार है, जिसका सीधा असर निगलने वाली मांसपेशियों पर पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए दोनों का फर्क साफ होना बहुत जरूरी है। खंड 2, अफेजिया और इसके प्रकार। अब अफेजिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इसे किन 3 मुख्य प्रकारों में बांटा जाता है। पहला प्रकार है एक्सप्रेसिव अफेजिया। नाम से ही जाहिर है, एक्सप्रेस करने में परेशानी। यहाँ व्यक्ति के दिमाग में विचार एकदम साफ होते हैं, लेकिन जब वो उन्हें शब्दों में ढालने या एक सही वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं तो भारी संघर्ष करना पड़ता है। बात जुबान पे है लेकिन बाहर नहीं आ रही। दूसरी तरफ है रिसेप्टिव अफेजिया। ये पहले वाले से एकदम उलट है। इसमें समस्या इनकमिंग मैसेज को डिकोड करने में होती है। व्यक्ति धारा प्रवाह बोल तो सकता है, लेकिन जो कहा या लिखा जा रहा है उसका अर्थ समझने में उसे बहुत परेशानी होती है। कई बार उनके बोले गए वाक्यों का भी कोई अर्थ नहीं निकलता। और फिर आता है ग्लोबल अफेजिया। ये सबसे गंभीर स्थिति है। इसमें एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव दोनों क्षमताएं एक साथ गहराई से प्रभावित होती हैं। न तो बात समझ में आती है और न ही व्यक्त की जा सकती है। ऐसे मामलों में संवाद स्थापित करना सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। खंड 3, अफेजिया के लक्षणों की पहचान। अब सवाल ये है कि असल जिंदगी में एक क्लासरूम या घर में हम इन लक्षणों को कैसे पहचानेंगे? लक्षणों को पहचानना वाकई बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत आत्मविश्वास के साथ चम्मच की जगह कांटा कह देगा, या फिर बातचीत के बीच में सही शब्द याद ही नहीं आएगा। छोटे अधूरे वाक्य बोलना या निर्देशों को फॉलो करने में कंफ्यूज हो जाना, ये सब बहुत आम है। ऐसे वाक्य लिखना जिनका कोई तुक ना हो, ये भी अफेजिया का ही एक क्लासिक लक्षण है। ये कोई बौद्धिक कमजोरी नहीं है, बल्कि भाषा का एक अवरोध है। खंड 4, स्पीच थेरेपी की भूमिका। जब हमने समस्या समझ ली है तो इसका समाधान क्या है? यहाँ स्पीच थेरेपी की अहमियत सामने आती है। स्ट्रोक प्रबंधन के जो क्लिनिकल दिशानिर्देश हैं वो साफ तौर पर कहते हैं कि स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी कोई विकल्प नहीं, बल्कि रिकवरी का सबसे जरूरी हिस्सा है। स्ट्रोक फाउंडेशन जैसे बड़े संगठन भी मानते हैं कि संचार क्षमता को वापस पाने के लिए एक सघन और अनुरूप थेरेपी देनी ही होगी। इस रिकवरी का एक तय टाइमलाइन होता है। पहला कदम बहुत ही फुर्तीला है। मरीज के भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर उसे एक विशेषज्ञ यानी SLP के पास रेफर किया जाता है।
फिर विशेषज्ञ उसका बारीकी से मूल्यांकन करता है और इसके बाद शुरू होता है असली काम। स्ट्रोक के बाद पहले 4 महीनों के अंदर लगातार और नियमित थेरेपी सेशंस। यही वो समय है जब सबसे ज्यादा सुधार देखा जाता है। खंड 5 संचार भागीदारों का समर्थन करना। एक शिक्षक या केयरगिवर के रूप में हमारी भूमिका यहीं से शुरू होती है। देखिए, अफेजिया से प्रभावित व्यक्ति के आसपास के लोगों के लिए, चाहे वो परिवार हो, स्वास्थ्य पेशेवर हो या शिक्षक, कम्युनिकेशन पार्टनर ट्रेनिंग को बहुत ही जोरदार तरीके से रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि जब आसपास के लोग प्रशिक्षित होते हैं तो वे संवाद की राह में आने वाली हर बाधा को हटा सकते हैं। एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षक सच में किसी का भी खोया हुआ आत्मविश्वास वापस ला सकता है। तो हम क्या क्या टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं? ढेरों विकल्प हैं। हाईटेक एएसी उपकरणों से लेकर एकदम साधारण चित्र और आइकन तक। कभी-कभी सिर्फ एक सही शारीरिक इशारा ही पूरी बात समझा देता है। इसके अलावा जरूरी जानकारियों को ऐसे फॉर्मेट में देना जो आसानी से समझ में आए, ये भी बहुत कारगर है। मकसद सिर्फ एक है, व्यक्ति को समाज और जीवन से दोबारा जोड़ना। इस पूरे सत्र को खत्म करते हुए इस एक विचार को अपने साथ लेकर जाइए। हम अपने रोजमर्रा के वातावरण और बातचीत के तरीके को ऐसा कैसे बना सकते हैं जो सच में समावेशी हो। याद रखिए, अफेजिया बुद्धि की नहीं, सिर्फ अभिव्यक्ति की दीवार है, और सही टूल्स, ट्रेनिंग और थोड़े से धैर्य के साथ हम इस दीवार को गिरा सकते हैं। इस अध्ययन सत्र से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और एक समावेशी माहौल बनाते रहें।